हे गाइस, आई होप यू आर वेरी वेल इन दिस कोरोना टाइम्स। और इस टाइम को प्रोडक्टिव करने के लिए हम इस वीडियो में बात करने वाले स्टैट्यूटरी कंप्लायंस फॉर फैक्ट्री एंड लेबर। मींस कि स्टैट्यूटरी ऑडिटर को कुछ कंप्लायंस फॉलो करने होते हैं। एंड इस वीडियो में जिसमें बात करने वाले हैं सिर्फ फैक्ट्री एंड लेबर एक्ट के बारे में। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले हमें यह देखना होता है कि स्टैट्यूटरी कंप्लायंस होता क्या है। तो सबसे पहले इसी के बारे में बात करते हैं। तो स्टैट्यूटरी कंप्लायंस कुछ रूल्स, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स होते हैं जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज प्रोवाइड करती हैं, और स्टैट्यूटरी ऑडिटर को ये चेक करना होता है कि वो एंटिटी इन रूल्स को फॉलो कर रही है या नहीं कर रही है। इन जनरल टर्म्स स्टैट्यूटरी ऑडिटर को ये तीन टाइप के लॉज को देखना होता है। इनमें सबसे पहला है इन्वायरमेंटल लॉज, दूसरा फिस्कल लॉज, तीसरा लेबर लॉज। फिस्कल लॉज में जैसे कि आप जानते हैं कि जीएसटी, इनकम टैक्स और कंपनीज एक्ट टाइप से लॉज आते हैं। लेबर लॉज में फैक्ट्री एक्ट, ईपीएफ एक्ट, ईएसआई एक्ट, ग्रेचुइटी एक्ट और इस तरीके से कुछ और भी लॉज आ जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि स्टैट्यूटरी ऑडिटर को किस तरीके से प्रोसेस फॉलो करनी पड़ती है जिससे वो ये चेक कर सके कि कंपनी स्टैट्यूटरी कंप्लायंस को फॉलो कर रही है या नहीं कर रही है। तो सबसे पहला स्टेप है कि ये पता करना कि उस एंटिटी पे कौन से लॉज एप्लीकेबल हो रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप है कि ये चेक करना कि एंटिटी उन लॉज को कंप्लायंस कर रही है या नहीं कर रही है। मींस एंटिटी ने उन लॉज के अकॉर्डिंग रजिस्ट्रेशन लिया है या नहीं लिया। सेकेंडली, वो रिपोर्ट्स फाइल कर रही है या नहीं कर रही है। तीसरा, जो अमाउंट उन्हें डिपॉजिट करना चाहिए गवर्नमेंट को उन लॉज के अकॉर्डिंग, वो डिपॉजिट कर रही है या नहीं कर रही है। थर्ड स्टेप प्रोसेस का है कि मैनेजमेंट कंप्लायंस के अकॉर्डिंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम बना रही है या नहीं बना रही है, ताकि ये वेरीफाई हो सके कि मैनेजमेंट ने पिछले साल या जितने सालों से मैनेजमेंट एग्जिस्ट कर रही है तब से वो अच्छे तरीके से उन लॉ से कंप्लाई कर रही है या नहीं कर रही है। इसका प्रूफ देती है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम रिपोर्ट। अब हम लेबर लॉज कंप्लायंस के बारे में जानते हैं कि कितने टाइप के लेबर लॉज होते हैं जो कंपनीज को फॉलो करने होते हैं। इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट है फैक्ट्रीज एक्ट 1948, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट 1970, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एक्ट 1952, मिनिमम वेजेस एक्ट 1948, पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट 1972, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 एंड अदर सो मेनी। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के बारे में इन डिटेल। सबसे पहले हम बात करते हैं कि फैक्ट्रीज एक्ट 1948 किन किन कंपनीज पे एप्लीकेबल होता है। जिन कंपनीज में अगर पावर का यूज हो रहा है और उसमें 10 से ज्यादा वर्कर हैं तो उस केस में उस पे फैक्ट्रीज एक्ट एप्लीकेबल होगा। अगर उस फैक्ट्री में कोई पावर का यूज नहीं होता तो ये लिमिट 20 लोगों तक कर दी गई है कि अगर उस फैक्ट्री में अगर पावर का यूज नहीं हो रहा और वहां पे 20 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं तो उस फैक्ट्री को फैक्ट्रीज के अंदर रजिस्टर होना कंपलसरी है। अब हम बात करते हैं वर्किंग आवर्स की। मींस एम्प्लॉइज को या वर्कर्स को कितने घंटे काम करना चाहिए। तो एज पर फैक्ट्रीज एक्ट गाइडलाइंस किसी भी वर्कर को हफ्ते में 48 घंटे से ज्यादा काम करने की अनुमति नहीं है। दूसरा, कोई भी एम्प्लॉयर अपने वर्कर से दिन में 9 घंटे से ज्यादा काम नहीं करा सकता। तीसरा, कोई भी वुमेन वर्कर 6 AM से पहले और 7 PM के बाद तक ऑफिस में काम नहीं करेगी। आखिरी पॉइंट ये है कि कोई भी चिल्ड्रन या फिर कोई बच्चा अगर उस फैक्ट्री में काम कर रहा है तो वो 4.5 घंटे से काम ज्यादा काम नहीं कर सकता एक दिन में, और नाइट शिफ्ट में तो बिल्कुल भी नहीं। पीछे दी गई इंस्ट्रक्शंस के अलावा फैक्ट्री ओनर को कुछ और रिपोर्ट्स को भी प्रिपेयर करना होता है, जिनमें से एनुअल रिटर्न, हाफ ईयरली रिटर्न, एक्सीडेंट एनुअल रिटर्न मेन पॉपुलर हैं। इनमें इन रिटर्न को स्पेसिफाइड डेट से पहले सबमिट कराना होता है और स्पेसिफाइड फॉर्मेट में विद स्पेसिफाइड एंड प्रिस्क्राइब्ड फीस। फैक्ट्रीज एक्ट एम्प्लॉयर को कुछ बेसिक फैसिलिटीज भी अपने एम्प्लॉयज को प्रोवाइड करने की इंस्ट्रक्शन देती है, जिनमें से वॉशिंग फैसिलिटी, सिटिंग फैसिलिटी और फर्स्ट एड अप्लायंसेस फैसिलिटी तो कॉमन है, और लेकिन इनके साथ साथ कैंटीन फैसिलिटी अगर उस फैक्ट्री में 250 से ज्यादा वर्कर काम करते हैं, और शेल्टर फैसिलिटी अगर 150 से ज्यादा वर्कर काम करते हैं, और डिस्पेंसरी फैसिलिटी अगर उस फैक्ट्री में 500 से ज्यादा वर्कर काम करते हैं। ये सुविधाएं उन वर्कर को मिलनी चाहिए फैक्ट्रीज एक्ट के अकॉर्डिंग। अब हम बात करते हैं एनुअल लीव्स जो हर एक एम्प्लॉय को मिलनी चाहिए। अगर एक एम्प्लॉय मिनिमम 240 दिन तक किसी फैक्ट्री में काम कर लेता है तो उसको 20 दिन काम करने के उपरांत एक दिन की हॉलीडे, वो भी पेड लीव अलाउड है। और अगर हम बात करें चाइल्ड की तो उसको
हर 15 दिन के बाद एक छुट्टी, वो भी पेड लीव अलाउड होती है। अगर हम बात करें कि वर्कर अपनी लीव को एक्यूमुलेट करना चाहे तो मैक्स टू मैक्स वो अपनी 30 दिन की छुट्टियों को एक्यूमुलेट कर सकते हैं। इस स्लाइड में चाइल्ड की डेफिनेशन जो फैक्ट्रीज एक्ट के अंदर बताई गई है उसमें यह है कि अगर कोई बच्चा 14 साल से अधिक आयु में है तो वो किसी भी फैक्ट्री में काम कर सकता है और उस पर चाइल्ड लॉज जो कि इस एक्ट में दिए गए हैं वो एप्लीकेबल होंगे। ऑडिटर की हेल्प के लिए और अपने एम्प्लॉयज का रिकॉर्ड रखने के लिए एम्प्लॉयर को या फिर फैक्ट्री ओनर को कुछ रजिस्टर्स को मेंटेन करना जरूरी होता है, जिनमें से हेल्थ रजिस्टर जो कि हजार्डस प्रोसेस में काम आता है, रजिस्टर फॉर वाइट वॉशिंग, रजिस्टर ऑफ एडल्ट वर्कर्स एंड रजिस्टर ऑफ एक्सीडेंट्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फैक्ट्रीज एक्ट के अंदर ये बताया गया है कि अगर फैक्ट्री का मैनेजर अगर चेंज होता है तो उसको विद इन 7 डेज एक फॉर्म फिल करना होता है, फॉर्म नंबर 2A, और ये सबमिट करना होता है चीफ फैक्ट्री ऑफिसर को अपनी चेंज के बारे में। अब हम बात करते हैं कि ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज मींस अगर कोई एम्प्लॉयर या फैक्ट्री ओनर इन प्रोविजन से कंप्लाई नहीं करता है तो उसे क्या क्या पेनल्टीज पे करनी पड़ती हैं। तो सबसे और कॉमन पेनल्टी है कि उसे 2 साल की जेल या 1 लाख रुपए का फाइन या फिर दोनों हो सकते हैं, और अगर वो फिर भी पेनल्टी पे पेनल्टी करता जा रहा है तो 1000 रुपए पर डे एज ए पेनल्टी उसे देना पड़ेगा। इसी के साथ हम इस वीडियो के एंडिंग में पहुंच चुके हैं एंड आई होप कि यू लाइक आवर वीडियो एंड इफ यू लाइक आवर वीडियो यार तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करो ना कि जिस टॉपिक पे तुम ये चाहते हो कि हम वीडियो बनाएं, ताकि आपको भी वो टॉपिक बड़े अच्छे से क्लियरली समझ आ जाए और हम भी इंसाइटफुल अपने व्यूज उस टॉपिक पे देके उसको काफी अट्रैक्टिंग बना सके।